हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पर हम जो है आप सभी के लिए नागपुरी के जो भी नागपुरी पेपर का जो भी सिलेबस है, ठीक है, नया परिवर्तित सिलेबस के अनुसार जो है हम आपका तैयारी जो है करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये निश्चय किया है कि केवल नागपुरी पेपर से जो है आपका तैयारी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। नागपुरी जैसा चल रहा है आपका चलता ही रहेगा। डेली आपको जो है लगभग जो है एक वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं नागपुरी के लिए, वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका जो सामान्य पेपर होता है, जो जनरल पेपर होता है, ठीक है, उसका भी जो हम तैयारी जो है करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए आज जो है बड़ा मज़ा आने वाला है। आप बस वीडियो एक बार देखिए यहाँ पर, ठीक है, और वीडियो पर जो है एक बार अच्छा सा बने रहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एमसीक्यू के तौर पे ज़रूर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लिए हैं, इसका मतलब 10 से 15 की जगह आप जो है लगभग 50 से 100 प्रश्न का आंसर जो है आपको पता चलेगा। और प्रश्न हम इधर से उधर नहीं लिए हैं, ठीक है। प्रश्न हम ऐसा सजा करके लिए हैं कि आपको लगेगा बिल्कुल कि हम कहानी जो है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कि बिल्कुल लगेगा कि हमको लाइन बाय लाइन जो है तरीके से हम समझ रहे हैं, ठीक है। आप एक बार आइए, ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं या फिर आपको भी खुद ही आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको टॉपिक बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास का स्रोत है। जितना सारा भी प्रश्न आज का जो हम लोग वीडियो में लेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत है। और यहाँ से जो है मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न तो हर हालत में आपका रहते हैं, ठीक है। प्रश्न ज़्यादा आ सकते हैं 1 से 2, लेकिन 1 से 2 प्रश्न से कम तो किसी भी सूरत में नहीं रह सकता, हम लिख के आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न है, ठीक है, किस किस तरह से हम प्रश्न आते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है, आइए पहला प्रश्न में पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, स्रोत आपको समझ में आता है, ठीक है, जहां से हमको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो है जैसे सिक्के हो गए, ठीक है ना, जो जैसे ताम्रपत्र में या फिर और भी जो भी है उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है, या फिर जो स्थापत्य कला पर जो हमें चित्र अंकित होती है, जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, स्टोन पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ हमको मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो है पुरातात्विक स्रोत हो गए, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, ठीक है। तो उनको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 4 वर्गों में, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर केवल ये बता कर नहीं छोड़ दिया कि आपको 4 वर्गों में, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी जो है आपको मिलेगा, यानी हर प्रश्न का डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। चलिए तो डिटेल जानकारी क्या है देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन है? पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों के द्वारा जो प्राप्त विवरण है, ठीक है, जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे, जैसे चीनी यात्री हो गए, ठीक है, या यूनानी हो गए, ठीक है ना। तो जब बाहर से जो भी आए थे, ठीक है ना, वो यात्री लोग जो है यहाँ पे आए, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, ठीक है, तो उसका जो विवरण हमें मिलता है वो भी एक ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है, और एक पुरातात्विक स्रोत। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 जो है ऐतिहासिक स्रोत जो है होते हैं, यानी कि 4 वर्गों में हम लोग बांटते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। तो अगला प्रश्न आप पढ़िए फटाफट, प्रश्न संख्या 2। तो ये प्रश्न संख्या 2 कहता है, हाँ यहाँ प्रश्न है, निम्न में से क्या एक धर्म या फिर धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। फटाफट उत्तर देंगे कि नीचे दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि नीचे जो दिया गया है इसमें से क्या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बताइए, ऋग्वेद, आरण्यक वेद या आरण्य, उपनिषद, सामवेद या हर्षचरित, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, बताया गया है कि इनमें से क्या एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद तो एक धार्मिक ग्रंथ है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है,
सामवेद भी एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी कौन नहीं है, हर्षचरित एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर जो है जो हमने अभी बताया था जो धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथ में जो है पहला यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य जो है एक धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है। अब ब्राह्मण साहित्य में जो है कौन कौन से साहित्य हैं, ठीक है, वो देखिए पहला ऋग्वेद भी ब्राह्मण साहित्य के, ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण नहीं है या है, ठीक है। तो ऋग्वेद भी ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण है, सामवेद, यजुर्वेद, इस तरह से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों जो है ये ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण है। उसी प्रकार ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नाम का जो साहित्य है ये भी ब्राह्मण साहित्य का ही उदाहरण है। उसी प्रकार आरण्यक जो हमने ऊपर दिखाया था, ठीक है, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, ये सारा जो है क्या है, ये ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हर्षचरित, ठीक है, अभी जो हमने लिखा था यहाँ पर हर्षचरित जो कि ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण नहीं है, तो हर्षचरित है क्या, ठीक है, तो हर्षचरित जो है ये वान भट्ट के द्वारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में। तो हर्षचरित के लेखक कौन है, वान भट्ट, तो यह वान भट्ट द्वारा रचित ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है दोस्त, हर्षचरित क्या है, यह एक ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हिंदू राजा हर्षवर्धन था उसके बारे में बताया गया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देखिए प्रश्न है, निम्न में से क्या बौद्ध साहित्य का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से क्या, यानी कौन सा है जो बौद्ध साहित्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है बुद्ध चरित, तीसरा है जातक, चौथा है राजतरंगिनी, पांचवा है दिव्यावदान। जल्दी से बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिनी। ठीक है, इसमें से ललित विस्तार भी बहुत साहित्य है, बुद्ध चरित भी है, जातक भी है और दिव्यावदान भी है। ठीक है, ये चारों जो है बुद्ध चरित का यानी कि बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। तो आपको ऐसे जो है, ऐसे ही आपको जो है देखते देखते ही ये सारा बात याद हो जाएगा कि ये बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, और इसमें से ये जो है यानी कि राजतरंगिनी जो है बौद्ध साहित्य का उदाहरण नहीं है। तो फिर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो राजतरंगिनी जो है, नीचे नोट में देखिए मैंने डिटेल में समझा दिया है कि राजतरंगिनी जो है किसके द्वारा रचित, कल्हन के द्वारा, यानी कि इसके रचयिता कौन है, कल्हन। तो राजतरंगिनी जो है कल्हन के द्वारा रचित, ठीक है, एक ऐतिहासिक साहित्य स्रोत है। ये क्या है, एक ऐतिहासिक साहित्य स्रोत है जो संस्कृत भाषा में, किस भाषा में लिखा हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो संस्कृत भाषा में है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजतरंगिनी का संबंध जो है कहाँ के राजाओं का है, तो यहाँ पर जो है कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो ये बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे जो भी हमने प्रश्न लिया है अधिकतर बार ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे नोट 2 में हमने लिया है। नोट 2 में यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि बौद्ध साहित्य में जो है कौन कौन है, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, जातक और दिव्यावदान, ये जो है बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये 4 ही केवल बौद्ध साहित्य है, और भी हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको जानना है, ठीक है, तो बौद्ध साहित्य और क्या है, देखिए हम नीचे बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक, ठीक है, सूत्र नहीं है, सूत पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, महाविभास, ठीक है, ठीक है, ये सारा जो है वह बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, जो ऊपर हम बताए उतना ही नहीं जो है, ये विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश और महाविभास, ठीक है, ये सारा जो है वह बौद्ध ग्रंथ का ही उदाहरण है। और यहाँ पे जो है ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि महाविभास के लेखक कौन है, तो महाविभास के लेखक जो है वह सुमित्र हैं। याद रखिएगा, महाविभास के लेखक कौन है, वह सुमित्र। ठीक है, तो चलिए बात समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ जो ऊपर का जो हमने बताया, क्या ललित विस्तार, बुद्ध चरित, जातक और दिव्यावदान, ये भी जो है बौद्ध साहित्य का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया है, विशाखा दत्त ने, कौटिल्य ने, भास ने, भास एक राजा थे। ठीक है, आगे है कालिदास, किसके द्वारा किया गया है, जल्दी से बता दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है कालिदास ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है विशाखा दत्त, कौटिल्य और भास, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। तो विशाखा दत्त के द्वारा जो रचित है ना, जो रचना है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है या चाणक्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये मत समझिए केवल कौटिल्य है ना, अर्थशास्त्र कौन लिखे, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ऑप्शन में रह सकता है, या फिर चाणक्य रह सकता है, या फिर विष्णुगुप्त। इनका दूसरा तीसरा नाम जो है विष्णुगुप्त भी है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में आइए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या जैन साहित्य का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आपने बौद्ध साहित्य तो देख लिया, अब इनमें से क्या जो है जैन साहित्य का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो पहला है कल्पसूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र। यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भगवती सूत्र लिखा हुआ है, भगवती है ना सूत्र। ठीक है, दूसरा नंबर में, तो इसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आगे है सूत पिटक और आरांग सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर कौन जो है ऑप्शन जो है वह जैन साहित्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूत पिटक। ये सूत पिटक जो है ये जैन साहित्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया है कि सूत पिटक जो है यह एक बौद्ध साहित्य ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह दिया हुआ है। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इस तरह से जैन साहित्य कौन कौन है, जैन साहित्य का ग्रंथ कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आरांग सूत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आइए। प्रश्न संख्या 6 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कितना बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है 4 ऑप्शन आपके पास है, कलहन, पाणिनि, हेरोडोट्स या चंद्रबरदाई। ठीक है, बताइए इसमें से जो है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है। तो इसकी रचना जो है चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बाकी के जो कलहन, पाणिनि और हेरोडोट्स है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कलहन जो थे, ठीक है, ये राज तरंगिनी जो अभी हम जस्ट बताए हैं थोड़ा देर पहले कि राज तरंगिनी जो है यह जो है एक संस्कृत में लिखा हुआ रचना है। ठीक है, और जिसमें जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है बताया गया है, और इसके लेखक कौन है, कलहन। ठीक है, दूसरा है पाणिनि के बारे में बताया गया। तो पाणिनि जो है ये अष्ट अध्यायी, ठीक है, ये संस्कृत का एक पहला व्याकरण था। ठीक है, याद रखिएगा, और जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी, और जिसके लेखक कौन थे, पाणिनि। ठीक है, तीसरा है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो है इसको जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। तो हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बात हम ऐसे भी एक्स्ट्रा आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देंगे। ठीक है, हर बात लिखा हुआ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 में। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 7 कहता है कि मत विलास प्रहसन साहित्य के रचयिता कौन है। ठीक है, क्या है, मत विलास प्रहसन साहित्य के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पतंजलि, चाणक्य, महर्षि और महेंद्र वर्मन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या है। तो मत विलास प्रहसन जो साहित्य है इसके रचनाकार जो हैं वह थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है महेंद्र वर्मन कौन थे, जरा ये भी तो जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नोट में आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि महेंद्र वर्मन जो थे एक पल्लव राजा थे। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक तरह शासन क्षेत्र था। ठीक है, दक्षिण भारत में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चालुक्य के बारे में है ना, पल्लव के बारे में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे राजाओं के बारे में जो है, पाल वंश के बारे में। ठीक है, और उसी तरह से आप दक्षिण थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, सातवाहन वंश के बारे में, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। तो उसी में जो है ये क्या है,
जो महेंद्र वर्मन थे इनका संबंध पल्लव वंश से था। ये पल्लव वंश के एक राजा थे, ठीक है। और इनके शासन काल में समय क्या हुआ, इस वंश का जो है उत्कर्ष हुआ, यानी कि इस वंश का उत्थान हुआ, एक तरह से कहिए कि प्रोग्रेस हुआ। समझ में आ गया? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ कि महेंद्र वर्मन ने जो है मत विलास प्रहसन की रचना की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से क्या हर्षवर्धन की रचना नहीं है। अब राजा जो है हर्षवर्धन ये एक हिंदू साम्राज्य थे, ठीक है, और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण राजा थे अपने समय के, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसी रचना है जो कि हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रियदर्शिका, दूसरा है नागानंद, तीसरा है रत्नावली और चौथा है मनसोलास, ठीक है। बताइए इसमें से क्या सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसोलास, चूंकि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये तीनों के रचयिता जो है वो कौन है, हर्षवर्धन है, ठीक है। तो फिर आंसर कौन सा, इसमें कौन सा जो हर्षवर्धन की रचना नहीं है, तो मनसोलास। तो अगर ये है तो अब ये भी जान लेते हैं कि मनसोलास के लेखक कौन है। तो मनसोलास जो है ये भी जो है साउथ का जो राजा था, चालुक्य राजा, ठीक है। जैसे आपने अभी बताया था ये पल्लव वंश का, उसी प्रकार एक था ना चालुक्य वंश थे। तो चालुक्य वंश जो है दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। तो चालुक्य वंश का राजा जिसका नाम था सोमेश्वर, ठीक है। तो चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर के द्वारा जो है रचित किया गया था जिस कौन सी रचना को, मनसोलास, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। यानी कि नीचे जो दिया गया है इनमें से किसमें जो है मौर्य काल के बारे में, ठीक है, सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ललित विस्तार, दूसरा है हर्षचरित, तीसरा है गाथा सप्तशती और चौथा है पाणिनि के द्वारा रचित अष्ट अध्यायी। अगर यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी के बारे में जस्ट हमने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। प्रश्न के अनुसार जो है कि इसमें से किसमें जो है मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी। समझ में आ गया। सही ऑप्शन क्या होगा, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, ठीक है। अब बाकी के बारे में समझ लेते हैं। मौर्य काल के बारे में आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश का ये मौर्य काल स्टार्ट किया था, और ये जो है किसकी मदद से कर पाया था, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहें, है ना, वो उनके गुरु थे। और उन्हीं के मदद से जो है इन्होंने क्या किया, नंद वंश के जो शासक था धनानंद, ठीक है, उसको जो है मार करके जो है, ठीक है, और क्या किया इन्होंने जो है अपना जो मौर्य वंश था उसका एक किया था, ठीक है, विस्तार किया, या फिर विस्तार कहें या फिर उसका शुरुआत किया, ठीक है। और इसके पीछे थोड़ा लंबा कहानी है। कहानी क्या है कि विष्णुगुप्त जो थे, ठीक है, उनको जो है नंदवंश का जो अंतिम राजा जो था, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है धनानंद के द्वारा उसको भरी सभा में जो है बेइज्जती किया गया था जब उन्होंने कहा था, ठीक है, कि साउथ यानी कि नॉर्थ में, ठीक है, यानी कि कश्मीर क्षेत्र में जो है जो राजा है, ठीक है, उन पर आक्रमण हो रहा है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों पर जो है जब वो बोले थे तो उन पर जो है बहुत लंबा चौड़ा टिप्पणी किया गया, ठीक है, और उसको जो भरी सभा में जो है बेइज्जती करके जो है उसको बाल का जो ये था जो उन्होंने बांध करके रखा था, ठीक है, उसको खोल करके और उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया गया था। इस तरह से जो है इस बेइज्जती को जो है झेलते हुए उन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था कि वह उसको बांधेगा तभी जब उसका संपूर्ण विनाश कर देगा इस काल का, ठीक है। और इस तरह से वह आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना करके जो है और उसको सिखाता है, ठीक है। और एक समय आने के बाद जो है यही चंद्रगुप्त जो है उस नंद वंश का विनाश करके जो है और मौर्य काल का शुरुआत करता है, ठीक है। तो इस तरह का कहानी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा इसी में जो अगला जो 4 ऑप्शन हमने लिया था, ललित विस्तार, हर्षचरित और गाथा सप्तशती, जैसा मैंने कहा है कि भले आप एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे
लेकिन एक प्रश्न में जो है छुपा हुआ कई एक प्रश्न का उत्तर जो है आपको पता चल जाएगा, यानी कि एक प्रश्न नहीं बल्कि आप कई प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ललित विस्तार जो है इसके बारे में समझते हैं। तो ललित विस्तार जो है यह एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की एक साहित्य है और जिसकी रचना नेपाल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ललित विस्तार सबसे पहले तो क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ की एक साहित्य है और इसकी रचना जो है नेपाल में हुई थी। दूसरा, हर्षचरित के बारे में हम कई बार इससे पहले भी बता चुके हैं कि ये वान भट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें भारतीय राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है गाथा सप्तशती। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, गाथा सप्तशती। तो यह सातवाहन राजा हाल, ठीक है, राजा हाल जो है उसके द्वारा रचित साहित्य है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ठीक है, जो कि सातवाहन के राजा हाल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न कहता है कि अर्थशास्त्र निम्न में से किस कालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र हम अभी बता चुके हैं, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ही है ना, वो है। और इसमें जो है निम्न में से किस कालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करता है। तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अभी हमने जो है छोटी सी कहानी का एक टुकड़ा बताया, या फिर मौर्य काल के चाणक्य के बारे में, धनानंद का कैसे विनाश किया उसका राज का, और किसका, मौर्य काल का शुरुआत किया। ठीक है, जब मौर्य काल का शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसका गुरु था क्या बोलते हैं, चाणक्य विष्णुगुप्त, और उसी दिन अगर अर्थशास्त्र लिखा है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र जो है में किस कालीन राज्य व्यवस्था का शुरुआत चित्रण किया गया है, मौर्य कालीन। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो हम इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, हिस्टोरिका जो है इसके लेखक, चार ऑप्शन आपके पास है, मेगास्थनीज, टॉलमी, फाहियान या हेरोडोट्स। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ने क्या किया है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे नोट्स में बढ़ते हैं। जो आपके चार ऑप्शन है, मेगास्थनीज, टॉलमी और फाहियान, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेगास्थनीज कौन था। ठीक है, तो आप कितना जानते हैं इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी या ग्रीस इतिहासकार था। कहिए क्या था, एक ग्रीस यानी ग्रीक देश का यानी यूनान देश का एक इतिहासकार था। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। ठीक है, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है भारत आया था उसके दरबार पर, और जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन किया है। तो ये हमने मेगास्थनीज के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला जो है टॉलमी के बारे में देखिए। टॉलमी ये कौन थे। ठीक है, तो टॉलमी जो है यह भी एक यूनानी लेखक था। जैसे मेगास्थनीज था वैसे टॉलमी भी एक क्या है, एक यूनानी लेखक है, यूनान देश का लेखक था। ठीक है, और इसके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था जियोग्राफी। ठीक है, तो याद रखिएगा जियोग्राफी जो पुस्तक है, ठीक है, ये लगभग जो है 150 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक कौन थे, टॉलमी। ठीक है, समझ में आ गया। तो टॉलमी जो है एक गणितज्ञ भी थे, एक लेखक भी थे, एक भूगोल वेदा और एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, जो कि मिस्र का निवासी था, इजिप्ट। ठीक है, मिस्र का निवासी था, एवं इन्होंने जो है दो मुख्य विषय ये जो है नियम प्रतिपादित किए थे, बताए थे। उसमें पहला था कि इन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाने में, यानी कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चक्कर लगाने में, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें कितना समय लगता है, इसके बारे में इन्होंने समय निर्धारित किया था और लोगों को बताया था। तो पहला बात ये रहा। और दूसरा, प्रकाश का नियम का भी प्रतिपादन जो है इन्होंने किया था। किसने, टॉलमी ने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है, फाहियान। ठीक है, फाहियान के बारे में है। तो यह एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया था। किसके समय भारत आया था, ये गुप्त काल में, यानी गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये मौर्य काल अलग था, मौर्य वंश। ठीक है, और गुप्त वंश अलग था। तो ये गुप्त
शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके समय में जो है उसके शासनकाल में भारत आया था। कौन? फाहियान। यह एक चीनी यात्री था और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था फुकोकी, है ना। इसकी भी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग इतना ही लेते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में जो है पूरा डिटेल में आगे जो भी आएगा, ठीक है, लेंगे। ठीक है, बताइए आपका रिस्पॉन्स पहले बताइए कैसा लगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये देखिएगा कि ये चूंकि आज का टॉपिक है, हमने बताया था कि आज का टॉपिक में हमने क्या लिया था, भारतीय इतिहास के स्रोत। अच्छा, भारतीय इतिहास का स्रोत पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमने कुछ हिस्सा को ही लिया था। ठीक है, आगे और भी डिटेल लेंगे, यानी जो भी टॉपिक उठाएंगे उसको आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है हम क्वेश्चन भी आप करते चलेंगे और साथ साथ में उसका हिस्ट्री और उसका कहानी भी जो है अच्छा सा आप समझते चलेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात है कि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करते नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।